Prime Minister Modi inaugurated the Global Investors Summit 2023 in Lucknow. A lot of attention was on the name change controversy around the city being named Lakshmanpur, but the double engine of Modi and Yogi kept their focus on the task at hand. At the summit, the Prime Minister appealed to business and industry leaders to come and be part of new Uttar Pradesh's growth story, and the Prime Minister gave credit to the defining leadership of Yogi Adityanath for changing the soch and approach for the ease of doing business, a change that is now believed to help one of the states that was called Bimaru at a time realize its potential. Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. We are committing further investments to the tune of rupees 25,000 crores across our businesses: cement, metals, chemicals, financial services and renewable energy. So far, reports suggest that MOUs for over 32 lakh crore rupees have already been signed, and it's just day one of a 3-day summit. However, the opposition is not ready to buy into this story of hope, asking how much of it is just hype and event management. यूपी बीमारू राज कहलाता था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो एमओयू हुए थे वो कितने जमीन पर उतरे, और फिर जब पहले नहीं आया कुछ इन्वेस्टमेंट तो कैसे उम्मीद करोगे कि अब इन्वेस्टमेंट आएगा। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Samajwadi Party, spokesperson of the BJP in Uttar Pradesh, joins us along with Karan Verma, author, Kapish Srivastava, national spokesperson of the Samajwadi Party. Samajwadi Party, सबसे पहले आप ही से पूछूंगी, बार-बार आपके साथ एक शब्द एसोसिएट किया जाता है कि आप इवेंट बहुत अच्छा करते हैं। ये भी इवेंट है, कभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, कभी युवा गेम्स, कभी कुछ। देखिए, इवेंट की बात करिएगा तो सैफई महोत्सव भी एक इवेंट था और मुझे लगता है कि वो भी ठीक ठाक अरेंज हुआ था। तो जिन लोगों ने किया हो वो इस तरह की बातें करते तो उनके मुंह से शुबा नहीं देता। हम तो काम कर रहे हैं। पिछली मर्तबा जब पिछले 5 साल के दौरान 4,68,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया था, उसमें से 85% इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर चुका है। 4 लाख करोड़ के करीब जो है, जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो तमाम सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। इस बार भी आप देखिए जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, जिस तरह लोगों के भीतर एक उत्तर प्रदेश पहुंचने की ललक नजर आ रही है। आप मुकेश अंबानी जी को देखिए, जो आंकड़ा उन्होंने दिया 75,000 करोड़ का, आप 2017 से पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि 75,000 करोड़ के घोटाले होते थे, आबकारी घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, खनन घोटाला, लेकिन आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैं दूसरी बात, सफाई महोत्सव एनजीओ के पैसे से होता था, गोरखपुर महोत्सव सरकार के पैसे से हो रहा है, और भी तमाम जगह पे, औरैया में हो रहा है, बस्ती में हो रहा है, वहां भी एनजीओ के पैसे से। बड़ी भाई सर, कौन से एनजीओ के पैसे से? समाजवादी पार्टी के अपने भी कुछ एनजीओज हैं और जिनसे ये फंडिंग होती थी। आप पता कर ले, सरकार के फंड में सरकार बैठेगी, बता दे किस फंड से दिया गया। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इतिहास से ही भविष्य दिखाई देता, और इतिहास में जब हम पीछे जाते हैं तो योगी सरकार के 6 वर्ष आप पीछे चले जाए। पहला एमओयू सिग्नेचर हुआ था 4.5 लाख करोड़ रुपए का। उसके बाद आपने देखा कि जो इन्होंने सबमिट की थी वो अद्वितीय थी। क्या लखनऊ सजाया गया था दुल्हन की तरह, लेकिन उसमें उद्यान घोटाला हुआ। पीएस लाल कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट इन्होंने अभी निगली हुई, उलट नहीं रहे। और मैं दूसरी चीज आपको कहूं, 4.5 लाख करोड़ के बाद 2 और एमओयू हुए। 80,000 करोड़ की समिट इन्होंने कराई, फिर 60,000 की कराई। अभी ये अमेरिका से लेकर के और कहां घूम के आए। कैलिफोर्निया के अंदर इन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से 35,000 करोड़ रुपए का एमओयू सिग्नेचर किया जो। तो आप कह रहे हैं बेसिकली कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप घूम के कैलिफोर्निया तक आए
और मिले सिर्फ 4 करोड़ रुपए। अभी इन्होंने कहा कि लोग आतुर हैं। अगर आतुर हैं तो आपके जो मंत्री थे वो हमारे टैक्सेशन का पैसा उड़ाने क्यों गए थे? अच्छा बताइए शर्ममणि त्रिपाठी, इतना घूम फिर के सिर्फ 4 लाख करोड़ मिले, इतनी छोटी सी रकम 4 लाख करोड़। ये 6.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 6 वर्षों में आए, लेकिन अब देखिए मैंने कहा ना, के लिए तैयार नहीं है। सुनिए कपीश भाई, एक सेकंड कपीश जी, इनको जवाब देने दीजिए, आई वांट टू ओपन द डिबेट। यस, आखिर ये श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं सुन तो लीजिए। तो ये विधानसभा में अब जनता के पटल पे जो आप सुन तो लीजिए वहां नहीं रखना चाहते। पद्मजा, आपको रोकिए तब बात हो पाएगी। सिर्फ 4 लाख करोड़ क्यों? देखिए मैं कुंठा समझ सकता हूं, परेशानी समझ सकता हूं। जिस उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने अराजकता की आग में झोंक दिया था, जिस तरह आज व्यापार का क्लस्टर होता है, उस तरीके से जिस तरह माफियाओं का क्लस्टर था कि एक हिस्सा मुख्तार अंसारी के हाथ में दे दिया, एक हिस्सा अतीक अहमद के हाथ में दे दिया, एक हिस्सा फुरकान के हाथ में दे दिया कि लूटो, जितना उत्तर प्रदेश को लूट सकते हो लूटो। खनन घोटाला, आबकारी घोटाला, न जाने कौन कौन सा घोटाला, इन्होंने जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना रखा था, मैं समझ सकता हूं कि आज कपीश भाई को और समाजवादी पार्टी को यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होगा कि किस तरह देखिए तमाम सारे बड़े बड़े लोग, बिरला के लोग आ रहे हैं, बजाज के लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, आके वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमने पहले भी किया है। और 4 लाख करोड़ का तो कब हुआ? आप देखिए 2 साल तो कोविड निकल गया, उसके बावजूद 4,68,000 करोड़ के एमओयूज हुए थे, जिनमें 4 लाख करोड़ धरती पर उतर चुका है, जमीन पर उतर चुका है। इस बार तो 32 लाख करोड़, तब जबकि जो टारगेट था वो 15 लाख करोड़ का था। लेकिन जो ये कह रहा है ना कि पैसा फूका गया, अरे वहां पे जब लोग गए विदेश में, खुद को रिप्रेजेंट किया, तो जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, आज आप देखिए तस्वीरें कि तमाम सारे एम्बेसडर आके, तमाम सारे विदेशी मेहमान आके उन्होंने यहां पर कितना उत्साह से भाग लिया है। तो आपके लिए मैं समझ सकता हूं परेशानी का कारण है, फ्रस्ट्रेशन का कारण है, कुंठा का कारण है। आप कुंठित होते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। आप कुंठित होते रहिए, हमारा काम है कि आपकी कुंठा को शांत नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देंगे। हमने लखनऊ को सजाया, उस पर भी आप कुंठित है कि लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया। 4 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, कितने 4 होते हैं, कितने कॉमा होते हैं, अब इस तरह की बहस नहीं करते। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ डिबेट कि अब कितने जीरो होते हैं वो गिनाइए। लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द डेटा दैट मैटर्स। लेट्स टॉक फॉर वंस अबाउट द FDI inflows into Uttar Pradesh between 2013 to 2015. Dr. Sumansi Raman, the FDI inflows into Uttar Pradesh were $56 million. From 2019 to 2021, the FDI inflow has increased to $665 million. This is data. This is not about rhetoric saying, oh, you know, so-and-so came, how much did he actually give? This is data about how much money has actually come in. Why not, Padmaja, you put out comparative data about the various industrialized states and Uttar Pradesh. I think it's only, fair to look at what are commitments and what actually materialized. We've seen these summits. I know for a fact. You have to judge. Hold on a second. See, you cannot shift the goalpost. No, sir, no. You cannot shift the goalpost like this. If you are looking at the performance of a government, you have to look at the performance of the government in the same state, given the same conditions and the same kind of population drawbacks. You cannot say, oh, acha, now compared to the last government, Yogi government is getting more money, so let's compare them to Gujarat. No, you can't. No, 1 second. No. You're not getting my point at all. Look, comparing the FDI inflows over X period and Y period alone does not necessarily reflect upon the industrialization of a state. What does it reflect upon? What does it reflect upon? 1 second, let me finish. One large project can significantly impact the FDI. Exactly. So what stopped you from getting that large project before 2017? Simple question. Excuse me, Padmaja, can I speak, please? But sir, you're giving a very flawed logic. Okay, and since you spoke about one large project, let me give you another data. If FDI inflows in developed states have improved, let us say 200%, and in Uttar Pradesh it has improved by 30%, you don't go and say, wow, it's improved by 30%. You always yes, you do. Compare. Because you say, given the very different circumstances in both the states, tomorrow you will be like, Arey, you know, in Chhattisgarh there is so much mining happening. Why isn't as much mining happening in Uttar Pradesh? Because Uttar Pradesh has no mines.
or doesn't have the kind of mines that Chhattisgarh or Jharkhand do. You cannot make that comparison. That's always the case. That has always been the case. But that is a very silly case to make, with the greatest of respect. UP has never had a port. That is a very strange comparison to make. Tomorrow, going by your logic, Dr. Sumansi Raman, tomorrow if Uttar Pradesh overtakes all states and union territories of India, you'd be like, but California mein itna FDI aa raha hai, यूपी में क्यों नहीं आ रहा? अरे ऑस्ट्रेलिया में इतना एफडीआई आ रहा है, यूपी में क्यों नहीं आ रहा? ये तो this is very strange logic. GDP growth across states. You don't compare GDP growth across states. Sir, I am not comparing GDP growth. I am comparing very simple apples to apples. FDI inflow. इतना पैसा अगर यूपी में पहले आता था, आज उसका 10 गुना पैसा यूपी में कैसे आ रहा है? Simple. Now, since you are not convinced with this, before you come in Karan Verma, let me give you second statistic. Hold on a second. Flawed logic doesn't work like this, Dr. Sumansi Raman. Let me show you the number of medium-small enterprises that have grown in Uttar Pradesh. You are saying, oh, this is a fluke. FDI inflow has grown because one project came along. Thanks maybe to crony capitalism. So that FDI has grown. No. Let me tell you how the status of MSME has been in Uttar Pradesh. Between 2015 and 2016, if you had 131 medium industries, in 2019 and 2020, the number of medium industries in Uttar Pradesh has grown to 572, almost 5 times compared to 5 years ago. But now you will be like, but what about Zimbabwe? It is not about what about. It is always any development anywhere has to be compared with development in other places. If you just say that literacy rate in UP was X, 20 years ago, now it is Y, and therefore Uttar Pradesh outperformed. If you will say that in Uttar Pradesh there were 10 toilets 10 years ago and today there are 1 million toilets, it will count as growth. You will come around looking for a cloud in a silver lining and say, oh, if UP has 10 million toilets, Tamil Nadu has 80 million toilets. Hence, this doesn't mean anything. But that's the point. No, it does not. You have to compare progress over a fixed period of time. Karan Verma. I mean, I don't think you understand. You're absolutely right, sir. You know, if one was to go by your logic, then every state or at least Uttar Pradesh will perpetually be lagging behind because you'll find something better to compare it with. Anyway, Karan Verma, respond. Why should it perpetually lag behind? You know, Padmaja, there is a lot of hard work that has gone into making UP an investment magnet today. And the Prime Minister also mentioned that. Let me just put out one fact. From 12th in ease of doing business in 2017, today UP is sitting at the number 2nd spot. And this is a state comparison by the Ministry of Finance right behind Andhra Pradesh. And do you know how they got here? I'll just put out one fact. The DPIIT, which is the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, they had recommended 187 reforms, out of which UP has implemented 186. Today, UP is the 2nd best in ease of doing business from 7th spot in terms of GDP. It is now inching towards being the 2nd largest state in terms of GDP. You've put out the numbers for the foreign investment flows, but let me just give you some perspective. 4 lakh crores was the number of worth 4 lakh crores. The MOUs were signed in 2020. This time the target was 10 lakh crores, which was revised to 17 lakh crores, and we are sitting at 33 lakh crores. Just to give you some perspective, this is not an incremental change. This is a leapfrog, and it's a leapfrog in terms of everything. Whether it is law and order, there is many a slip between MOU and factory. Stuck for 30 years. But let Mr. Kapish Srivastava respond to the hard data. And the hard data is कि आपका GDP कितनी बढ़ी है, आपका FDI कितना बढ़ा है, आपके मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस कितने बढ़े हैं, और वो सब बढ़े हैं. एंड वी आर नॉट इवन गोइंग इनटू कि आपके एयरपोर्ट कितने बने हैं, आपके एक्सप्रेसवे कितने बड़े हैं. कपीश जी, जब आप पहले ही से उधर खड़ी हैं तो प्रश्न आपके बेकार हो गए. सर मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ खड़ी हूं. सर तथ्य तो तथ्य है. के साथ आप नहीं खड़ी हैं. ये अगर तथ्य आपके पास होते तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के अंदर और संसद सत्र के अंदर एक श्वेत पत्र लेकर के आ जाते.
भाई वचनम किम दरिद्रम, मीडिया तो उनकी भक्ति में लगा ही हुआ है सर। जब भी कोई तथ्य दिया जाता है ये सबसे आसान चीज होती है। आप कह दीजिए कि भाई आप किसी की भक्ति कर रहे हो या आप किसी के साथ खड़े हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि करण वर्मा से पूछ लीजिए कि इज ऑन डूइंग बिजनेस क्या इस बात को निर्धारित करता है कि आपकी सारी कंपनी धरती पर उतर गई, प्रोडक्शन देने लगी, लोगों को रोजगार मिल गया? नथिंग। उन्होंने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उन्होंने बताया कि इतने पॉइंट्स कर लो, इन्वेस्टमेंट आती है सर, आपको से और लोग व्यवसाय स्टार्ट करते हैं जिससे नौकरियां आती है। रीजन है जिसको ये हवा दे रहे हैं और हकीकत क्या है? बहुत सिंपल नहीं है, यही आपके नहीं समझ में आया। तभी आज आप सत्ता से बाहर हैं, आपके यही समझ नहीं आई सिंपल सी बात कि काम करना पड़ता है। शलभ मणि त्रिपाठी, अल्टीमेटली अगर आपको लोगों को संतुष्ट करना है, एक श्वेत पत्र निकाल दीजिए ताकि पता तो चले कि आपके सारे समिट से निकल के क्या आया। देखिए, समाजवादी पार्टी से अगर ईज ऑफ डूइंग को समझने की हम उम्मीद करें तो हमें लगता है कि बहुत बेमानी होगा। समाजवादी पार्टी से आप नहीं समझ सकते। इनके टाइम में तो ईज ऑफ क्राइम था। और मैं एक आंकड़े रखता हूं, वो आंकड़े सबके सामने हैं। आप श्वेत पत्र की बात कर रही, चलिए आपके सामने आंकड़े रखता हूं। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले भी जो राशन की योजना थी वो 2017 के पहले भी थी, 2017 के बाद आई। योगी आदित्यनाथ जी ने आते ही ई पॉस मशीन का एक सिस्टम लागू किया कि बिना ई पॉस मशीन के राशन नहीं दिया जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि एक साल में 1000 करोड़ का राशन बचा, यानी कि 1000 करोड़ उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू था वो खाद्यान्न माफियाओं की जेब में जा रहा था। यही काम जब हमने ड्रोन सर्वे के जरिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब ड्रोन सर्वे के जरिए खनन कराना शुरू किया तो आपको जान के हैरानी होगी 2500 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए। ये रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूं श्वेत पत्र की जरूरत नहीं, आप पार्टियां ही लगाइए। आबकारी में 4000 करोड़ रुपए किसकी जेब में जाते थे साहब? 1000 करोड़ रुपए का राशन, 2500 करोड़ रुपए की आपकी खनन का पैसा और 4000 करोड़ का आबकारी का पैसा वो किसकी जेब में जाता था? तो उत्तर प्रदेश कैसे समृद्ध होगा? उत्तर प्रदेश को तो आप लूटे पड़े थे, उत्तर प्रदेश को आप लूट रहे थे, दोनों हाथों से लूट रहे थे। तो आप उत्तर प्रदेश को समृद्ध कर रहे थे कि कंगाल कर रहे थे? अब आज आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको कुंठा होती है कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ कैसे सजाया जा रहा है। अब अगर लखनऊ दुल्हन की तरह सज रहा है तो कपिश श्रीवास्तव को कुंठा क्यों होती है? कपिश श्रीवास्तव I in the end just wanted to put the facts out there. I think it's pretty apparent that when there are industrialists who will come and say that we want to invest in UP, they will be called crony capitalists. Anyone who tries to put the facts will be called a spokesperson of the government. But ultimately the people are going to be the best judge. Listen to everyone. Look around you when you're in Uttar Pradesh and see what has really happened, and look at the figures. Make up your mind. Thanks very much, all gentlemen, for joining me. Thanks for watching.